हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ होता क्या है। तो दोस्तों आपके सामने नोट्स प्रेजेंटेशन के पे मैं देने वाला हूं और समझाने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन कोई नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या होता है। तो वेरिफिकेशन का अगर आप सिंपल से मतलब लेना चाहो तो इट इज़ एन इंस्पेक्शन ऑफ एसेट बाय द ऑडिटर। ऑडिटर द्वारा एसेट्स को इंस्पेक्ट करना क्या होता है, वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आप इसे जोड़ना चाहते हो कि अगर आप एक एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढना चाहते हो तो वो क्या माना जाएगा कि वेरिफिकेशन इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट एज अपेयर्ड इन बैलेंस शीट। कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट पड़ी है उसकी वैल्यूएशन हुई पड़ी है, उसकी ओनरशिप है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में पता करना क्या है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन का सिंपल से मीनिंग बताया जाए तो इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो एस्टिमेट करना किसका, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूएशन। अगर आपने वैल्यूएशन या वेरिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले अब हम करते हैं कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट की अगर आपने वेरिफिकेशन या वैल्यूएशन करनी है तो कॉपीराइट पहले पढ़ो होता क्या है। कॉपीराइट एक ऐसा लीगल प्रोटेक्शन है या लीगल राइट है जो ऑथर को दिया जाता है कि जो उसने बुक पब्लिश की है या जो उसने पब्लिश किया है, जो उसका वर्क उसने पब्लिश किया है, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कोई और बंदा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कॉपीराइट रिमेन विद द ऑथर फॉर लाइफ टाइम। ये जो कॉपीराइट है ये ऑथर के साथ ही रहता है हमेशा, और कोई भी उसे उसकी डेथ के बावजूद या उसकी डेथ के बाद भी 50 साल तक उसके इस कॉपीराइट को यूज़ नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन ये रहती लाइफ टाइम ही है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। पहला स्टेप है, तो अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो द ऑडिटर शुड एग्जामिन, उसे एग्जामिन करना पड़ेगा एग्रीमेंट बिटवीन द ऑथर एंड द पब्लिशर। पब्लिशर के बीच में और ऑथर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उससे आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है। इससे क्या होगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी कॉपीराइट की। अगर आपने वैल्यूएशन करनी है तो ये आपकी नहीं पॉसिबल, क्योंकि टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, कॉपीराइट की जो वैल्यूएशन होती है या वैल्यू होती है वो कम होती रहती है, ये स्टेबल नहीं रहती। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप कह लो सपोज़ इन केस कि आपकी जो पब्लिकेशन है वो बहुत कम है, यानी अगर आपने देखा कि इन केस वेयर द सेल ऑफ पब्लिकेशन, आपकी पब्लिकेशन की सेल बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, कॉपीराइट की वैल्यू ही राइट ऑफ हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉपीराइट की वैल्यू स्टेबल ना होने से आप उसे वैल्यूएशन उसकी नहीं कर सकते। तो ये तो कॉपीराइट का हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग की। तो वेरिफिकेशन कैसे करनी है इस चीज़ की, ऑडिटर शुड एग्जामिन द टाइटल डीड। सबसे पहले टाइटल डीड को मैच करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग शोन इन द बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू टाइटल डीड। ये भी देखना पड़ेगा कि टाइटल डीड के अकॉर्डिंग ही आपने बुक्स में वो लैंड एंड बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया हो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इट इज़ डली एडजस्टेड इन अकाउंट। कि अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया है उससे आसानी से आपने एडजस्ट कर लिया हो, ऐसा भी चेक करना है आपको। और अगर कोई एडिशन आई है उसे भी केयरफुली एग्जामिन करना है। अब ये तो हो गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं मोर्टगेज प्रॉपर्टी की। तो मोर्टगेज प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये कंफर्म करना है आपने कि देयर शुड बी अ नो सेकंड एंड थर्ड मोर्टगेज ऑन इट। कि कहीं पे आपने जो मोर्टगेज एक बार लिया है कहीं पे वो 2-3 बार तो नहीं लिया। पहली बार ये कंफर्म करना है। दूसरी बार आपने क्या करना है, ऑडिटर ने पोजेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना है। और ऑब्टेन किससे करना है, मोर्टगेजी से करना है। किस बेस पे, टाइटल डीड के बेस पे। आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि द ऑडिटर शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा अगर टाइटल डीड क्या हुई, डिफेक्टिव हुई। क्यों ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारा का सारा काम टाइटल डीड के बेस पे होता है, और अगर टाइटल डीड खराब है तो ऑडिटर उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ़ ऑडिटर फील नेसेसरी, अगर ऑडिटर को लगता है सब कुछ सही है, वो सही मानता है और ज़रूरी मानता है, तो वो क्या करेगा, ही कैन ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लीगल एडवाइज़र। वो लीगल एडवाइज़र से सर्टिफिकेट ले लेगा। किस पर्पज़ के लिए, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ टाइटल डीड ऑफ द क्लाइंट। कि क्लाइंट की जो टाइटल डीड है उसकी वैलिडिटी के लिए एक पक्का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेना लीगल एडवाइज़र से, ये ऑडिटर का भी काम ज़रूरी होता है अगर उसे
लगता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी है अंडर मोर्टगेज प्रॉपर्टी। अब वैल्यूएशन करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की तो वैल्यूएशन ही होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि बिल्डिंग शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कि जो आपने बिल्डिंग की कॉस्ट ली है उसमें आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है सबसे पहले। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो आ रही है, बेशक बिल्डिंग उसमें यूज़ ना हो, आपने डेप्रिसिएशन ज़रूर कट ऑफ करनी है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू है जो वो आपने अपने माइंड में नहीं रखनी, यानी आपने इस चीज़ में नहीं लेनी, बिकॉज बोथ आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो आपने इसमें वैल्यूएशन के बेस में नहीं यूज़ करना। और ये चीज़ कंफर्म करनी है, कहीं पे ले तो नहीं ली आपने मार्केट वैल्यू के बेस पे बिल्डिंग, तो इस चीज़ को अगर लिया है तो पहले ठीक कर लेना है, अगर नहीं लिया तो इसे कंफर्म करना है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ करंट एसेट्स की बात करेंगे। अब हम फिक्स एसेट तो बहुत हमने पढ़ ली हैं, अब करंट एसेट की वेरिफिकेशन एवेल्युएशन करते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है कैश इन हैंड की। तो ये जो कैश इन हैंड है ना, कैश इन हैंड इज़ वेरीफाइड बाय एक्चुअल काउंटिंग ऑफ कैश। कैश की एक्चुअल काउंटिंग करने के बाद ही इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इट शुड बी वेरीफाइड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एंड में ही आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। और ये ड्यूटी बनती है, प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि कैश इन हैंड को सबसे पहले वेरीफाई किया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करता, यानी ऑडिटर ऐसा नहीं करता, तो ये एक ब्रीच ऑफ इट्स ड्यूटी माना जाएगा, ये उसका काम है, उसे करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो ये ब्रीच माना जाएगा, यानी दैट इज़ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ये माना जाएगा। और इफ़ द कैशियर इज़ मेड अकाउंटेबल फॉर द पेमेंट टू एम्प्लॉई, अगर ऐसा लिखा जाए कि जो कैशियर है वो एम्प्लॉई की पेमेंट के लिए अकाउंटेबल है, देन द ऑडिटर शुड केयरफुली वेरीफाई द सेम। तो ये ऑडिटर को भी देखना पड़ेगा क्या अकाउंटेबिलिटी पूरी हो चुकी है, क्या अकाउंटेबिलिटी कहीं पे रह तो नहीं गई, ये भी वेरीफाई करना ऑडिटर का ही काम होता है। अब कैश इन हैंड तो हो गया, अब दूसरा आता है कैश एट बैंक। तो इससे वेरीफाई करने के लिए भी क्या है, द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट एज ऑन द डेट। जिस डेट को वो कर रहा है काम, उस डेट को उसने बैंक रिकन्सिलेशन एट अ टाइम देखनी है, प्रिपेयर करनी है। विद द हेल्प वो क्या करेगा, ऑडिटर शुड केयरफुली कम टू नो द स्टेटस अबाउट द चेक इशूड एंड नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक, और चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट टू बी क्लियर्ड। मतलब जो भी हम BRS हम करते आ रहे हैं कई बार, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, डिपॉजिट हुआ है लेकिन क्लियर नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी ले लेगा। उससे क्या होगा, कैश का भी पता चल जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन डिफरेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक, उससे बैंक में से डिफरेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाएगा या उसे लेने पड़ेंगे अगर उसने वेरीफाई करना है, तो ये भी उसका ही काम है। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लेटर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ अ बैंक बैलेंस, उसे अगर कोई ज़रूरत पड़े तो लेटर ऑफ कन्फर्मेशन भी वो बैंक बैलेंस की ले लेगा बैंक में से, ताकि वो वेरीफाई आसानी से कर सके इस काम को। द ऑडिटर शुड कंपेयर द बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक और पासबुक, और पासबुक और बैंक बुक के बीच में जितना भी आपने कंपेयर करना है काम, वो किसका होता है, ऑडिटर का। और ऑडिटर इसे क्यों करता है, वेरीफाई करने के लिए। और अब ये तो हो गया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब सन्ड्री डेटर्स की भी हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो सन्ड्री डेटर्स क्या होगा, ऑल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स एज द डेट ऑफ बैलेंस शीट। आपने जितनी भी सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है उसे भी वेरीफाई आसानी से करना है, देखना है आउटस्टैंडिंग डेटर्स कोई रह तो नहीं गई, ये भी देखना है। वैल्यूएशन ऑफ डेटर इज़ अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली अप्लाइड, और ये भी जो वैल्यूएशन आप कर रहे हो ये प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अप्लाइड होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने कोई वेरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या है, बुक डेट्स कैन बी वेरीफाइड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक डेट होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हेल्प से यूज़ करते हैं हम, यानी वेरीफाई करते हैं हम। बुक बैलेंस शुड बी सेंड टू डेटर्स डायरेक्टली फॉर द कंफर्मेशन। बुक बैलेंस भी आपको डेटर्स को ही देने पड़ेंगे ताकि आप कंफर्मेशन करवा सको और बुक डेट्स की एग्जिस्टेंस को भी पता कर सको। जो ऑनरशिप है बुक डेट्स की कैन बी वेरीफाइड विद द सेल्स डॉक्यूमेंट, आपको सेल्स डॉक्यूमेंट के साथ उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। और डेटर शुड इंक्वायर अबाउट एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कस्टमर अबाउट डिस्काउंट एंड क्लेम। अगर कोई डिस्काउंट एंड क्लेम के रिगार्डिंग कस्टमर का कोई डिस्प्यूट हुआ था तो डेटर को उसके बारे में भी इंक्वायरी करने का हक है और करनी पड़ेगी फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, और ऑडिटर की हेल्प करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, लिखने हैं, बस मैंने ईजी करके आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए।
अब इसके अलावा दोस्तों अब कुछ और तो ज़्यादा बचता नहीं है। एसेट्स हम पूरी कर चुके हैं। एक तरफा लाइबिलिटीज़ की अभी नज़र मार लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपके सामने है ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स की अगर आपने वेरिफिकेशन या वैल्यूएशन करनी है तो कैसे करोगे? जितने भी शेड्यूल्स हैं क्रेडिटर्स के उसे कलेक्ट कीजिए, टैली कीजिए लेजर बैलेंस के साथ। जितने भी परचेज लेजर हैं उन्हें चेक कीजिए, वेरीफाइड कीजिए परचेज रजिस्टर के साथ। शुड वेरीफाई द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल फ्रॉम द क्रेडिटर्स। जितने भी क्रेडिटर के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड हुए हैं, रिसीवेबल हुए हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं उसे वेरीफाई कीजिए। जितने भी हो सके उनकी कंफर्मेशन कीजिए, रजिस्ट्रार की कंफर्मेशन कीजिए। और ऑडिटर शुड केयरफुली स्टडी द हायर परचेज एग्रीमेंट। और अगर कुछ हायर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं तो उनको भी चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं लोन के रिलेटेड। तो लोन भी तो एक आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। कि इसमें क्या करना है, ऑडिटर को सबसे पहले वेरीफाई करना है लोन की अमाउंट को, लोन के टाइप को, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई रीपेमेंट टर्म है, उनकी सबकी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। He should collect and examine the agreement and certificate from the bank in case loan is granted by any bank। अगर किसी बैंक ने लोन दिया है तो बैंक में से पूरे एग्रीमेंट की कॉपी को कलेक्ट करना, एग्जामिन करना भी इसका ही काम है। यानी किसका काम है, ऑडिटर का काम है, ताकि वो वेरिफिकेशन आसानी से कर सके और इजी वे में कर सके। जितने भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुए हैं उसके बारे में भी वेरीफाई करना, उसके बारे में भी एग्रीमेंट में से पूरी डिटेल लेना, किसका काम है, ऑडिटर का, ताकि वो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन आसानी से कर सके। अब लोन का भी आपने ख़त्म कर लिया यहाँ पे। अब कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है, कैपिटल के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप काम कैन बी वेरीफाइड थ्रू द पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल देखनी है तो पार्टनरशिप डीड से देखो, बैंक बुक से देखो, कैश बुक से देखो। और अगर कंपनी की आपने देखनी है तो कंपनी के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले प्रोसीजर है फर्स्ट ऑडिट। तो फर्स्ट ऑडिट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑडिट का मतलब क्या है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिट MOA एंड AOA शुड बी एग्जामिन्ड। सबसे पहले MOA देखना पड़ेगा, AOA देखना पड़ेगा। किस पर्पज़ के लिए, ताकि आप मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल देख सको। टू वेरीफाई द क्लासेस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। क्लासेस को देखने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करना पड़ेगा, यानी शेयर्स देखने पड़ेंगे जितने इशू किए हैं, कितनी ड्यू कॉल्स हैं, कितनी अमाउंट आ चुकी है, कितनी पेंडिंग है, ये सब कुछ एग्जामिन करना पड़ेगा। किस बुक से, मिनट बुक से हेल्प से, कैश बुक की हेल्प से, बैंक बुक की हेल्प से। एग्जामिन करना पड़ेगा वेंडर के एग्रीमेंट को। इफ़ शेयर्स आर अलॉटेड टू वेंडर, अगर आपने वेंडर्स को एग्रीमेंट के रिलेटेड कोई शेयर्स दिए हैं या कोई शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अलॉट किए हैं, तो आपको वेंडर एग्रीमेंट भी एग्जामिन करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑडिट ये हो गया। अब सब्सिक्वेंट ऑडिट की बात करते हैं। तो सेकंड, जो कैपिटल के अंदर अगर आपने कैपिटल को वेरीफाई करना है तो सेकंड स्टेप क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिट। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में सेपरेटली शोन की गई हो। इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल भी जो आपने शो की है वो सेपरेटली की गई हो ईच क्लास के अंदर। कोई अनपेड लोन है वो दिखाया गया हो। कोई कैपिटल अकाउंट आपकी इक्विटी कैपिटल दिखा रहा है, उसे आपने सेपरेट क्लास के अंदर शो करना है। असर्टेन द अमाउंट कॉल्ड अप इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स। कोई अमाउंट अगर कॉल्ड अप है उसे आपने ईच क्लास यानी हर एक क्लास यानी हर एक शेयर क्लास के अंदर आपको रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इफ़ एनी अमाउंट इज़ रिसीव्ड अर्लियर, अगर कुछ आपकी अमाउंट फॉरफिटेड हुई है और पहले आ चुकी है उसके बारे में भी आपको बताना है, वेरीफाई करना है। और कैपिटल प्रॉफिट अगर आपको हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स को इशू करने के ऊपर तो उसे भी आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, इसे भी वेरीफाई करना है। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।